इतिहास के कुछ विषय, क्लास 12, भाग 2, विषय 8। शीर्षक है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। इसका कालखंड है लगभग 16वीं सदी और 17वीं सदी। ठीक है, यहाँ हमें मुख्य रूप से देखना है कि 16वीं सदी और 17वीं सदी के दौरान इन क्षेत्रों में हुए परिवर्तन व परिस्थितियों का अध्ययन करना है, जिनमें से पहला पार्टी या पहला टॉपिक, ठीक है, किसान है, और सेकंड है जमींदार, और थर्ड में है राज्य मीन्स राजा। क्योंकि इस दौर में राजा का शासन हुआ करता था, इसलिए हमने आपको राजा कहा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग कि ये जो जमींदार हैं और ये जो राज्य हैं, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो किसान है, आमतौर पर जिनके साथ पूरी तरह से भेदभाव किया जाता रहा है और जिनके बल पर समाज की विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण होता है, चाहे वह आर्थिक परिस्थितियां हों, चाहे वह राजनीतिक परिस्थितियां हों, ठीक है, चाहे वह शैक्षिक हों, चाहे और कुछ भी हो, सैनिक गतिविधियां हों। 16वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग, यानी 100 में 85 लोग गांवों में रहते थे और बाकी लोग शहरों में रहते थे। छोटे खेतीहर थे, मीन्स छोटे छोटे जोत वाली भूमि के किसान थे, और एक तरफ भूमिहर सम्भ्रांत मतलब जमींदार, जिनके जोतों पर, जिनके खेतों में ये सभी किसान काम किया करते थे, और दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। यानी जमींदार बैठा हुआ है, ठीक है, किसान से वह अपने खेतों में काम करवा रहा है। यहाँ भी उनके खेतों का वर्गीकरण किया गया है, छोटी जोत, बड़ी जोत, ठीक है। कुछ जगहों पर तो किसान को मालिक बनाया गया है, कुछ जगहों पर तो किसान को मालिक न बना करके, ठीक है, उसके स्वामित्व का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें समझना है कि जब ये राजा का समय है और इसमें जमींदार बिचौलिए के रूप में काम कर रहा है राजा के लिए, टैक्स वसूली के लिए, ठीक है, तो निश्चित रूप से किसान को मालिकाना हक उनके ज़मीन पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि जब किसान को ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिलता है तो कौन सी पैटर्न पर, कौन सी व्यवस्था में किसान अपने खेतों पर जाकर खेती किया करते थे। तो खेती करने के लिए कुछ किसान थे जो अस्थाई किसान थे, ठीक है, और कुछ किसान थे जो अस्थाई किसान नहीं थे। यानी कुछ किसान जिनके पास खुद का ज़मीन हुआ करता था, ठीक है, उसे हम लोग खुद काश्त कहते हैं, और कुछ किसान था जिनके पास अपना ज़मीन नहीं हुआ करता था, उसे हम लोग पाही काश्त कहते हैं। यहाँ किसानों के ये दो वर्गीकरण भाग हैं। हालांकि इन दोनों तरह के किसानों के पास ज़मीन का कोई स्वामित्व अपने पास नहीं था। फर्क इतना ही था कि अस्थाई किसान वाले को रिमूव नहीं किया जाता था तब तक जब तक कि उस ज़मीन पर उनके राजस्व का नुकसान नहीं होता था। लेकिन पाही कास्ट वाले किसान अपने गांवों से दूर दूसरे गांवों में जाकर दूसरे जमींदारों के खेतों में जाकर काम करते थे, जस्ट लाइक कमियां मजदूर की तरह, आज के बंधुआ मजदूर की तरह। ठीक है, ये भटक भटक कर काम करते थे और खाते थे, अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन खुद कास्ट वैसे किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी, ठीक है, जिनके पास अपनी ज़मीन थी, ठीक है, लेकिन मालिकाना हक जमींदार के पास है या तो राजा के पास है। उसको स्वामित्व तो नहीं दिया गया है, उसको मालिकाना हक नहीं दिया गया है, परंतु उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि आप अस्थायी रूप से इस पर खेती करें, और आप खेती करने के बाद फसल का कुछ हिस्सा राजा के पास जाएगा, कुछ हिस्सा जमींदार के पास जाएगा और कुछ हिस्सा आपके खाते में रहेगा। ठीक है, इस समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई इसी पीरियड में। अब उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत था वह था मुगल राज्य।
ठीक है। अब मुगल राज था जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाहता था। तो अभी अभी मैंने कहा कि किसी भी साम्राज्य के बनने और बिगड़ने की कहानी आपके कृषि व्यवस्था से ही निर्धारित होता है। यानी अगर आपका इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत रहा, आर्थिक स्थिति मजबूत रही, तो आपके साम्राज्य मजबूत होने की पूरी गुंजाइश है। आपको पता होगा, आपको मैंने पढ़ाया था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में इनको गंगा दोआब क्षेत्र, जो उर्वर भूमि का क्षेत्र मिल गया था, ठीक है, गंगा यमुना का दोआब, तो यहाँ पर फसल का उत्पादन कई गुना अधिक होने लगा। साथ ही साथ लोहे के आगमन ने इस कार्य को, कृषि कार्य को अधिक बढ़ावा मिल गया और इसी के कारण, यही इकोनॉमिक स्थिति मजबूत होने के कारण मगध साम्राज्य बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में तब्दील हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इस साम्राज्य में कई प्रकार के अधिकारी कार्य करते थे। जैसे राजस्व, खास करके आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में हम पाएंगे कि राजस्व निर्धारित करने वाले अलग हैं, राजस्व वसूली करने वाले अलग हैं, हिसाब रखने वाले अलग हैं और ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। तो इसके लिए भी वे अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया करते हैं। ठीक है, करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे, समय समय पर खेतों की जुताई हो, राज्य को उपज से अपने हिस्से का हर समय का जो कर है वो समय पर मिल जाए। ठीक है, इसके लिए मुआवना अधिकारी हुआ करता था। टेक्निकल टर्म हम पढ़ेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे मुगल चैप्टर तब, चूंकि कई फसलें बिक्री के लिए भी उगाई जाती थी। ठीक है, और इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार भी गांवों में घुस आए और इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। पॉइंट 1, किसान और कृषि उत्पादन। अभी अभी आपको मैंने बतलाया था, किसान दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मैंने बतला दिया, खुद काश्त और पाही काश्त समझा दिया। खुद मीन्स अपना जमीन, ठीक है, और पाही मीन्स दूसरे के जमीन पर काम करने वाले किसान। अब फसल की बात रही तो फसल आज भी आप देखते हैं, हम लोग सभी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और साल भर में हम लोग कितने प्रकार फसल को उपजाते हैं ये भी आप जानते हैं। मुख्यतः दो फसल तो पहले से ही चला आ रहा है, एक रबी और एक खरीफ। जो बीच में फसल उपजाए जाते हैं गर्मी मौसम में, ठीक है, उसको हम जायद के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, अब था कि किन किन इलाकों में खेती की जाती थी। तो आपको बता दूं कि मैदानी इलाकों में भी खेती होती थी, साथ ही कई ऐसे क्षेत्र थे जो पहाड़ी इलाके थे जहां पर पानी को जमा कर रखना और खेती करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम माना जाता था। परंतु ऐसे इलाकों में भी नए नए तरीके को अपना करके और फसल को उपजाया जाने लगा। तो भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जंगलों से घिरा हुआ था, तो जंगलों की सफाई करके और कृषि क्षेत्र में विस्तार किया गया। स्रोतों की तलाश, चूंकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे। हमने जितनी बातों को ऊपर में चर्चा किया आपसे, अब आपसे सवाल होगा कि इसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिली। चूंकि आप 16वीं से 17वीं शताब्दी के पीरियड का अध्ययन करा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे शोषित क्लास जो रहा है वह किसान वर्ग ही रहा है। सबसे शोषित और सबसे ज्यादा शोषण जो हुआ है इन्हीं वर्ग का हुआ है। लोग महलों में रहने वाले हों, चाहे वे जमींदार हों, चाहे वे राजा हों, ठीक है, चाहे वे अमीर घराना के वर्ग हों, जो कुछ भी हों, उन्हें इसी कृषि सेक्टर से, इसी कृषि सिस्टम में, इसी कृषि व्यवस्था से ही उन्हें जीना पड़ता है। जब सारे किसान हाथ खड़े कर देंगे तो उनकी जमींदारी खत्म हो गई, उनकी राजशाही खत्म हो गई, उनकी अमीरी भी खत्म हो गई। ये आप समझिए इस चीज को। आज भी जो हमारे देश का सारा सिस्टम इतना जो चल रहा है वह कृषि और कृषि से जुड़े हुए तमाम व्यवस्थाओं से
समानता के साथ चल रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे तन में जो कपड़े हैं, कोई ये मुझे बता दे कि ये कृषि के उत्पादन से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं ये कपड़े का ही उदाहरण मैंने आपको दिया, लेकिन अब आप कहोगे कि लोहे को कैसे आप कृषि उत्पादन से संबंध मानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लोहे का कच्चा माल इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लोग जब पहले धातु कर्म से जुड़ी हुई जानकारी होने लगी उनको, ठीक है, तो वे आग में पिघलाना सीख गए, ठीक है। और आग में जब वो पिघला करके, ठीक है, उसका कृषि से संबंधित औजार बनाया जाने लगा, जिसका सीधा संबंध हमारे साथ है धातु का। आज आप कुदाल खोजते हो खेत को कोड़ने के लिए, हल का फाल आप जुताई के लिए खोजते हो, ठीक है। आप जितने पंप सेट को देख रहे हो, ये सभी लोहे के आगमन से बना है, ठीक है। ये धातु के आगमन के बाद ही बना है। अब उससे बड़ी चीज है कि अगर हमारे पास कृषि से जुड़ी हुई वस्तुओं का कोई साधन अगर ना रहे, कोई इनकम ना रहे, तो हम इन चीज़ों को परचेज नहीं कर पाएंगे, खरीदारी हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कृषि का। तो ठीक इसी प्रकार किसानों का जो शोषण होता चला आया है, ठीक है, हालांकि सारे शासकों ने शोषण नहीं किया, फिर भी अधिकांश शासकों की लिस्ट मिलेगी जिन्होंने शोषण ही किया है। और किसानों के सुधार के लिए थोड़ी बहुत आपको मुगल काल में दिखेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत गुंजाइश। फिर आप ब्रिटिश काल में जैसे ही आएंगे, वहाँ पर किसानों का भरपूर शोषण हुआ है। अभी जो आपने पढ़ा कि नकदी फसल कहने से तात्पर्य है कि एक ऐसे फसल को पैदा करना, एक ऐसे फसल की पैदावार करना, उपजाऊ करना, जिसको मार्केट में सीधे उसको बेच करके और उससे पैसा कमाया जाता है, ठीक है। जैसे कॉटन की खेती करना, जैसे नील की खेती करना, ठीक है। इस तरह का जितने भी आप ब्रांडेड देखते हैं जो हमारे कॉस्मेटिक सामान यूजेज के लिए होता है, ठीक है, चाहे वह श्रृंगार के रूप में होता हो, चाहे वह एक दवाई के रूप में होता हो, ये सारे जो डायरेक्ट हैं, इनको डायरेक्ट बेचिए, डायरेक्ट पैसा आपके आ जाएगा। इसमें आपको मुनाफा अधिक मिलेगा, ठीक है। ये मुनाफे वाली खेती हो गया। अब जैसे अफीम का खेती, ये एक मुनाफे वाली खेती हो गई। अब अफीम से क्या क्या बनता है तो जानते हैं, आपकी दवा बनता है उससे, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल नशा के रूप में करते हैं। तो आप सोचिए जरा, इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए कि आपकी खेती का महत्व कितना ज़्यादा है। तो इन सारे स्रोतों की अब हम बता रहे हैं आपको, चूंकि किसान हमेशा से शिक्षा के क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ रहा है। अब जरा अध्ययन करेंगे आप बहुत बारीकी से, तो आपको पता चलेगा कि समाज का जो क्लासिफिकेशन हिंदू समाज में 4 वर्ण के रूप में हुआ, उसमें से द्विज को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, ब्राह्मण क्षत्रिय को, ठीक है, और लास्ट में वैश्य को जोड़ा गया। ये द्विज वाले हैं, और बाकी सभी वाले क्या थे, शिक्षा पाने के काबिल नहीं थे। तो लाजमी है कि जिनको धर्मशास्त्र ही शिक्षा पाने से वंचित कर दिया जाता है, ठीक है, तो वे अपने इतिहासों का निर्माण, वे अपने दैनंदिन घटनाओं को कैसे लिखेंगे, चूंकि उन्हें न लिखना आता है, न पढ़ना आता है, ठीक है, वे शिक्षा से महरूम हैं। वह लेबर की तरह जिया खटता है, वह जानवर की तरह खटता है अपने खेतों में, और उनके कमाई का अधिकांश हिस्सा या तो जमींदार वसूलता है या तो राजा वसूली करता है। तो इस परिस्थिति में किसान अपने बारे में, अपने खेतों के बारे में, अपने समाज के बारे में कैसे लिखेगा। तो यहाँ सोचने की बात यह है कि इन इलाकों में 16वीं और 17वीं सदी के दौरान में जो मुगल दरबारी कवि रहे, जो मुगल दरबारी लेखक रहे, जो मुगल दरबारी इतिहासकार रहे, या फिर जो बाहरी से, विदेशों से जो यात्री घूमने के लिए इन राज्यों में आए, ठीक है, उनका विवरण ही यहाँ पर काम आता है। उन्होंने ही भारतीय समाज की जो वस्तु स्थिति 16वीं से 17वीं सदी के बीच में जो देखा, आंखों देखा हाल अपने जीवनी में लिखा। जहाँ तक उनको जो सोसाइटी समझ में आया, जिन जिन इलाकों में वह गया, जहाँ जहाँ वह ठहरा, वहाँ के स्थितियों का अपने जीवनी में वर्णन बखूबी से किया है। अब इसमें से प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन था, तो इतिहासकारों के अनुसार मुगल काल में आइन-ए-अकबरी
जिसको संक्षेप में हम आइन कहते हैं, ये एक दरबारी इतिहासकार था अबुल फजल, जो अकबर के दरबार में था। यही इन्होंने लिखा है कि खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए, यहाँ नुमाइंदों शब्द का प्रयोग किया गया है राज्य के कर्मचारी के लिए, जो कर्मचारी करों की वसूली में लगे रहते थे, ठीक है, उनके लिए, या उससे क्षेत्र पैमाना के लिए लगे रहते थे, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि आइन का मुख्य उद्देश्य क्या था। दरअसल अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खास खाका वह पेश करना चाहता था, ठीक है, जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रहता था। ठीक है, आइन ये अकबरी के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता का दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। मतलब अक्सर किसी भी शासक का जमींदार विद्रोह करके और सत्ता हथिया लिया करता था। आप पढ़ेंगे या आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि वह सत्ता कैसे हथियाया करता था। मान लिया जाए दिल्ली सल्तनत के शासक हैं। दिल्ली सल्तनत का शासक जो उसमें वंश चला, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश और सैयद वंश, अंत में लोदी वंश। तो मैं चर्चा करता हूं गुलाम वंश की ही। गुलाम वंश में जो प्रमुख शासक हुए थे, ठीक है, वह कौन कौन से हुए थे, तो आपको पता होगा, ठीक है, कि उसमें से एक रजिया सुल्ताना थी। ठीक है, रजिया सुल्ताना एक योग्य शासिका थी। अब रजिया सुल्ताना के बाद, ठीक है, कैसे अयोग्य शासक का आगमन हो गया। नतीजतन क्या होता है कि जो जमींदार थे, दैट मीन्स जो अमीर वर्ग के लोग थे, वे कमजोर शासक को रिप्लेस कर, उनकी हत्या कर, चाहे वह उस शासक का सेनापति ही क्यों ना हो, चाहे वह उस शासक का जमींदार ही क्यों ना हो, अक्सर ये मौके की घात में लगे रहते थे सत्ता की दावेदारी के लिए। ठीक है, अब ये लोग देखते थे कि हमारे पास कितनी सेना है, हमारे पास कितनी आर्थिक स्थिति मजबूत है, कितनी जमींदारी का इलाका है। अगर उनके पास राजस्व का एक छोटा सा भी रकम अगर इकट्ठा हो गया, ठीक है, और राज्य की दावेदारी को कमजोर शासक के खिलाफ बगावत करने के लिए उसने रणनीति बना लिया, ठीक है, तो वह बगावत कर देता है और उसकी मर्डर कर देता है, और थोड़े बहुत जो संसाधन है इसी के बल पर राज को उस पर कब्जा कर लेता है। तो इसी तरह से बगावत की प्रक्रिया चलती रही है। ठीक है, अब दूसरे शब्दों में हम ये देखेंगे, इस बगावत की प्रक्रिया को रोकने के लिए कुछ मुगल शासक, मसलन अकबर, ठीक है, या अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने बाजार नीति को लागू किया था, यानी आर्थिक स्रोत पर पूरी तरह से नियंत्रण लगा दिया था। आर्थिक स्रोत पर मतलब बाजार खुला है, बाजार में देखो उसके गुप्तचर लगे हुए थे कि कौन कौन महंगे घोड़े को खरीद रहा है और कौन कौन टट्टू वाले घोड़े को खरीद रहा है। तो महंगे वाले घोड़े को भी कभी कभी टट्टू वाला घोड़ा बना दिया जाता था। सिर्फ उसी धूर्तबाजी चालाकी ही था कि वह अक्सर पकड़ना चाहता था कि मेरे अंडर जो जमींदार है वह कौन जमींदार है जो महंगे घोड़े को खरीदना चाह रहा है और खरीद रहा है, और कौन है जो मार्केट में महंगे सौदेबाजी कर रहा है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था बना रखा था बाजार पॉलिसी के तहत, और इसके तहत उसको चिन्हित करता था और उसके इकोनॉमिक सिस्टम में कटौती करता था, उस जमींदार के सेना हैसियत में कटौती करता था, उसके राजस्व वसूली में कटौती करता था, और अगर संभव हो तो उस जमींदार को रिप्लेस करके उसकी जमींदारी किसी और को दे दिया जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे कि सत्ता को मजबूत रखने के लिए शासक इस तरह की भी नीति को अपनाए हुए हैं। दूसरे शब्दों में एक और बातें कहना चाहता हूँ कि किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। अब हमें यह भी जानना है कि हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगल राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए, और इनमें से 17वीं और 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो
सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का एक उपयोगी खाका पेश करते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बतला ही दिया। और ये सभी स्रोत किसान, जमींदार और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। ठीक है, और लगे हाथ ये स्रोत यह भी समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। अब 1.2 में है किसान और उनकी जमीन। तो मैंने आपको बतला दिया है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। रैयत मीन्स किसान कहलाता है। ठीक है, आज भी जो आप पढ़ते हो रैयती जमीन, दैट मीन्स किसान का अपना जमीन। ठीक है, वह स्वामित्व वाली जमीन है। राजा के टाइम से ही वह स्वामित्व का ट्रांसफर होता चला आया है। और बहुवचन रैयत शब्द जो आगमन हुआ है वह रियाया के बहुवचन से आगमन हुआ है। इसका दूसरा नाम है मुजारियान, ये फारसी भाषा में है। तो हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। दो किस्म के किसानों की चर्चा मैंने कर दिया है, खुदकास्ट, पाहिकास्ट। ठीक है, खुदकास्ट मैं फिर से समझा दूं आपको कि वैसे किसान थे। ठीक है, पहले किस्म के वैसे किसान थे जो गांवों में रहते थे, जिनकी उनकी ज़मीनें थी। ठीक है, यानी उसको तब तक उसके ज़मीन से बेदखली नहीं किए जाते थे जब तक कोई उस पर उचित कारण राजा को मिल नहीं जाए। और दूसरे प्रकार के पाहिकास्ट थे, यानी वैसे खेतीहर थे, वैसे किसान थे जो दूसरे के गांव में जाकर ठेके पर खेती करते थे और वापस चले आते थे। ठीक है, अब मजबूरन यहाँ पर एक चीज़ है, करों की शर्तें अत्यधिक होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर किसानों का भारी शोषण हुआ है, जिसके कारण किसानों की अकाल मौत, भूखमरी का सामना करना इनका कारण हो जाता था। किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी। इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। इसके पीछे यही रीजन था, करों की वसूली का कठोरता से करों की वसूली का किया जाना। ठीक है, बरसों से आबाद पड़े किसी शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते थे और 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान मिट जाता था। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती है। और चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी ज़रूरत नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोपड़ियां बनाई जाती हैं और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता है। अब जरा समझिए इन पहलुओं को और तब मुझे बताइएगा कि कितनी तकलीफें भरी समस्याओं को किसान झेलते थे और किसान उस समय से लगातार आज तक जूझता हुआ आ रहा है। सत्ता आती है, सत्ताएं जाती है, सत्ताएं आती है और सत्ताएं जाती हैं, शासक आते हैं, शासक जाते हैं, मगर किसान वहीं के वहीं हैं। मैं मानता हूं कि कुछ शासक किसानों के लिए अच्छे काम किए हैं, तो अधिकांश शासकों ने किसानों के लिए बिल्कुल ही खराब दौर में रखा है। ठीक है, आज भी अपने लोकतंत्र के साथ अपने किसानों की हैसियत की तुलना कर लीजिए। ठीक है, और ये आप कंक्लूजन करने का प्रयास कीजिए कि आज के हालात में जब हम आज़ाद हो चुके हैं 1947 के बाद से लेकर अब तक में, ठीक है, तो आज के हालात में किसानों की स्थिति कैसी रही, हमारी स्थिति कैसी रही, हम किन किन क्षेत्रों में मजबूत हुए, किन किन क्षेत्रों में हम पीछे रहे, जरा इस पर भी आप लोग चर्चा कर लीजिए आपस में। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मेरी वास्तविक स्थिति इस राजनीतिक सत्ता में, ठीक है, इस समाज में कहाँ है। अब उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। ठीक है, अब ये बिल्कुल गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीनें थी,
ठीक है, वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में अगर एक किसान के पास जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी, ठीक है, तो 10 एकड़ वाले जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरे संपत्ति के मालिक किया करते थे। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। सिंचाई और तकनीक, तो बता दूं आपको कि ज़मीन की बहुत अधिक मात्रा उस वक्त थी, ठीक है। मजदूरों की मौजूदगी भी मिल जाती थी, यानी मजदूर लोग भी थे, और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा था। तो सिंचाई का तकनीक पुराना, आज जो हमारे यहाँ कुआं की तकनीक है वही तकनीक थी, जो हमारे यहाँ तालाब की तकनीक है वही तकनीक थी, जो हमारे यहाँ प्राकृतिक स्रोत के रूप में उपलब्ध झरने, नदियाँ थी, झीलें थी, उस स्रोत के रूप में, उनका सिंचाई स्रोत के रूप में उस वक्त भी था, ठीक है। अब फसल की बात रही तो मुख्य रूप से फसल चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि उगाई जाती थी, और जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज़्यादा बारिश होती थी तो कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसे कि आज भी है। यानी समझ लीजिए कि यही मानसून जो जिसे हम लोग जुआ का मानसून कहते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल उस समय से लेकर अब तक है, और आने वाले कई सदियों तक ना जाने कब तक बरकरार रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। चूंकि प्रकृति खुद अपने संतुलन को बिगड़ने पर, ठीक है, संतुलन बना लेती है, स्वतः बना लेती है। पेड़ों और खेतों की सिंचाई, बाबरनामा में लिया गया एक अंश देखिए है बाबरनामा से, जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर में लिखे हैं, उत्तर भारत में लिखे हैं। कहता है हिंदुस्तान के मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी जमीन पर बसा हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक जमीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं है। यानी पानी बह रहा है तो बह रहा है, वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो लाजमी है बाबर का आगमन होता है मध्य एशिया से होता है। तो एक इनका आगमन जिन इलाकों से हुआ है, ये जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए हैं, ठीक है, वह चाहे अरब आक्रमणकारी हों, चाहे तुर्क आक्रमणकारी हों, चाहे मुगल आक्रमणकारी हों, चाहे फारसी हों, जो भी हों, इनका आगमन आज के ईरान, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के मोस्टली मध्य एशिया से छुट्टी हुए हिस्सों वाले इलाकों से हुआ हो, जो रेगिस्तानी इलाका था। और इन रेगिस्तानी इलाकों में सबसे बड़ी कमी आपको मिलेगी पानी का कमी और खेती का कमी। तो ये दो चीज़ें जब यहाँ बाबर हिंदुस्तान में पाता है तो वह देखता है कि यह इलाका इतना समृद्ध है कि एक तरफ मीठे स्रोत, जल स्रोत का भरपूर इस्तेमाल करने का जगह है, ठीक है, और खेती करने के लिए भी यहाँ पर ज़मीनें बहुत मात्रा में अवेलेबल है, लकड़ियाँ भी प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। संघर्ष करने के लिए सिर्फ इस बात की है कि जो यहाँ शासन का क्षेत्र किसी और का कायम है उससे जीत करके अपने में बदल लेना है। तो यहाँ पर इस तरह की भावनाएं ये इनके अंदर इसलिए आया, और यही कारण से उन्होंने सुना भी था कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया वाला देश है, ठीक है। अब समझिए कि शरद ऋतु की फसलें बारिश के मौसम से ही, बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती है। और ये हैरानगी वाली बात है कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। सोचिए यह कैसा मानसून है। हमारा देश बिल्कुल ही फिट है, एक तरफ गर्मी के दिन भी हैं, एक तरफ ठंडे दिन भी हैं, और दोनों के बीच वाले दिन भी हैं। कितना खुशहाल हमारा देश है, ठीक है, कितना समृद्ध हमारा देश है।
लाहौर दीपालपुर दोनों ही आजकल पाकिस्तान में है, लाहौर और दीपालपुर का इलाका। कहता ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते हैं। वे रस्सी को दो गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं, यानी कि आज का कुआं में जैसे आप बाल्टी डाल के पानी खींचते हो, बस वही चीज वो बतला रहा है। सिंचाई कार्यों को राज्य अब ऐसा है कि कुछ शासक जो किसानों की आमदनी को यानी राजकोष, जो अपने राजकोष को ज़्यादा अधिक मात्रा में भरना चाहते थे, जो राजकोष को बढ़ाना चाहते थे, वह किसानों की स्थिति में सुधार कर, ठीक है, उनको सुविधा मुहैया कराने का लगभग पूरा प्रयास किया करते थे। इस क्रम में देखेंगे कि नए नहरों का निर्माण करते थे, नाले खुदवाए गए, ठीक है, और कई पुरानी नहरों की मरम्मतें करवाई, जैसे शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर, ठीक है। तंबाकू का प्रसार, यह देखेंगे यह पौधा सबसे पहले हमारे देश के दक्कन भाग में पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआत में इसे उत्तर भारत में लाया गया। आइन बतलाता है कि उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती। अकबर और उसके अभिजातों ने, अकबर और उसके अमीरों ने, अभिजात मीन्स अमीर होता है, 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। और ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान हुक्के जो हुक्का लंबा चीलम, जिसको हम लोग चीलम के नाम से जानते हैं, आज भी राजस्थान के इलाके में उसमें भर भर करके, अब तो गांजा लोग भरते हैं और उसको बड़े मजे से फूंकते हैं, ठीक है, पीते हैं। और इतना चिंतित हुआ कि अकबर, इस जहांगीर इस बुरी आदत के फैसले से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। और यह पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक, ठीक है, क्या हुआ, तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। किसानों की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी तो लाजमी है, जब जैसे जैसे किसान अपने खेतों के क्षेत्र का विस्तार करेंगे, ठीक है, तो उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो लाजमी है उनकी मजबूत स्थिति का भी निर्माण होगा। लेकिन इतिहासकारों के गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी और महामारी के बावजूद भी, ठीक है, 5 करोड़ की आबादी 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में बढ़ा था और 2 वर्षों में यह करीब करीब 33% की बढ़ोतरी थी। वैसे तो खेती बहुत ही अधिक मेहनत वाला काम है, ठीक है, लेकिन किसान कई सारे तकनीकों की मदद से वे अब खेती करने लगे। पुराने तकनीकों को त्याग कर कुछ नए तकनीकों को अपनाकर खेती करने लगे, ठीक है, और उनके खेती करने में मुख्य रूप से जो योगदान है वह आज जैसे आप पाते हो कि ट्रैक्टर है, ऐसा नहीं, उसमें ट्रैक्टर था, ऐसा नहीं है। हमारा जो परंपरागत तरीका था हल बैल की जुताई करना, ठीक है, बस यही परंपरा पर हल से जुताई बैल के माध्यम से किया जाता था। उसके बाद बीज बोने के लिए बैलों के सहारे खींचने के लिए बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज बहुत ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है। फसलों की भरमार मैंने आपको बतला ही दिया कि एक तरफ रबी फसल थे, एक तरफ खरीफ फसल थे। रबी फसल जो बसंत ऋतु में बोया जाता था और खरीफ फसल जो बसंत ऋतु के पहले बोया, मतलब खरीफ पतझड़ के समय में बोया जाता था, ठीक है। यानी ठंडे के दौरान जो फसल होते हैं उसे रबी फसल कहते हैं और पतझड़ में जो फसल होता है गर्मी के दिनों में उसे खरीफ कहते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में एक और होता है जायद फसल, इन दोनों के बीच का पीरियड है। तो मुख्य तौर पर यहाँ 3 फसलें उगाई जाती थी, मैंने बतला दिया आपको, ठीक है। साल में कम से कम 3 फसलें, वही एक रबी, खरीफ और एक जायद। अब दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। इसका स्रोत क्या है हमारा आइन, ये अकबरी है। जबकि दिल्ली प्रांत में फसलों की पैदावार 43 फसलों की होती थी और बंगाल में चावल की किस्म 50 किस्में पैदा की जाती थी। हालांकि दैनिक मतलब दिन प्रतिदिन जो खाने के लिए खेती किया जाता था, जिस अनाज का पैदावार किया जाता था, उस पर जोर दिया जाता था, ठीक है। मतलब हम आज ऐसा फसल को लगाएं जो हमारा साल भर तक के लिए खाने के लिए हो जाए। मान लिया जाए अगर हम तंबाकू का खेती करेंगे या नील का खेती करेंगे तो हम तंबाकू साल भर मेरे लिए खाने को होगा नहीं, हम तंबाकू खाकर जिंदा रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी, लेकिन स्रोतों से हमें अक्सर जिन्स-ए कामिल सर्वोत्तम फसलें के बारे में भी जानकारी मिलती है। चूँकि मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था जिससे राज्य को ज़्यादा मात्रा में कर मिलता था। तो किससे कर मिलेगा?
कपास और गन्ने फसल। ठीक है। मध्य भारत और दक्षिणी भारत इलाके में कपास को बड़े बड़े इलाकों में उगाया जाता था, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। ठीक है। तिलहन, सरसों तेल इत्यादि उगाए जाते थे। किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये भी हमें जानकारी मिल गई। ठीक है। अब देखिए आप कि किस तरह से मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। ये जो जोनरा आप कहते हो मकई जिसको, ये यहाँ का नहीं है, कहाँ का है, ब्राज़ील साइड का है। देखिए मध्य भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। यह 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर उगाए जाते थे, आलू मिर्च जैसे सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। मतलब टमाटर कहाँ यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ का मूल फसल नहीं है। आलू भी यहाँ का मूल फसल नहीं है, दक्षिणी अमेरिका का फसल है। मिर्च भी अर्जेंटीना का फसल है। ठीक है। और आपको बता दूं तंबाकू ये पुर्तगाल का फसल है। तंबाकू, पपीता पुर्तगाल का है। ठीक है। आज सोचिए आज इतने गहन तरीके से, इतने गहरी नाता हमारा इन फसलों के साथ जुड़ गया है कि लगता ही नहीं है कि यह हमारे यहाँ की फसल नहीं रही होगी। सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। इसी तरह अनानास और पपीता जैसे फल वहीं से आए।